राइट सर। हाँ स्टार्ट चेंज। ओके सर, गुड मॉर्निंग बेटा। अगर कोई म्यूट में है तो अनम्यूट कर लीजिए अपने आप, है ना। कल हम लास्ट क्लास में पूरा सामासिक शब्द, समास क्या होता है, समास कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त किए थे, लिख लिए भी क्लास वर्क में। लास्ट वाला और एक बार समझाना चाहता हूं मैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, पहले समास రూల్ నంబర్ is సెండ్ చేయండి సార్. రూల్ నంబర్ పంపించమని చెప్పండి చాట్ బాక్స్ ओके లో. ओके, प्लीज टाइप योर रूल नंबर बेटा, चार्ट बॉक्स में रूल नंबर भेजिए आप लोग। राइट योर रूल नंबर ऑन चार्ट बॉक्स, योर नेम, रूल नंबर। अटेंडेंस कंपलसरी है बेटा। हाँ, और एक बार सेंड कर दो, और एक बार अगर कोई सेंड करे तो भी, ऑलरेडी सेंड है तो भी और एक बार सेंड कर दीजिए, वो नोट करना पड़ेगा। और एक बार सेंड कर दीजिए आप। ఏది ఇవి టు ఎవ్రీవన్ లేదా, దీన్ని టు ఎవ్రీవన్ చేయాలనా? यस यस, हाँ सुनिए बेटा, यहाँ पर समास कितने प्रकार के होते हैं, क्या है, यहाँ पर मैंने लास्ट क्लास तक बता चुका हूँ। पहले समास कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर 6 प्रकार के होते हैं, है ना। 6 प्रकार के समास होते हैं। कैसा, 2 या 2 से अधिक शब्दों के संयोग से 49, 34, 51, 55, 15, 2, हाँ 22, सुनिए, यहाँ पर समास 49, 2 या 2 से अधिक शब्दों से, 96, सुनिए, 34, हाँ बेटा, 2 या 2 से अधिक शब्दों से के संयोग से एक नया स्वतंत्र तथा संक्षिप्त शब्द बनता है। 15, आप क्लियर है? यस 89, यस, आप क्लियर हो जाएगा। हाँ, क्या है यहाँ पर, समस्त शब्द से समास कहते हैं। 66, समास की रीति से बना हुआ शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। 51, 30, अब अच्छा है ना। 1, हाँ, 90, समस्त पद क्या होता है, समास करने के, అదే వాట్ హ్యాపెండ్, ఎందుకు కనబడతలేదు, ఇంత నీట్ కనబడుతుంది కదా। 95, యువర్ नेटवर्क प्रॉब्लम ఉంటుంది बेटा। 3, यस, समस्त पद, समास करने के बाद जो एक शब्द बन जाता है उसे समस्त पद या समस्त शब्द कहते हैं। बाद में विग्रह वाक्य, विग्रह शब्द क्या है, समस्त पद लोप होते हुए शब्द शब्दांश को पहचानना, 49, शब्दांश को पहचानना समास का विग्रह कहलाता है। 83, सुनिए, यहाँ पर पहले अव्ययी भाव समास है। अव्यय यानी पहला शब्द समस्त पद में से, समस्त पद के बाद विग्रह करने के बाद पहला शब्द अगर, 89, जिस समास शब्द में पहला शब्द अव्यय हो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। उसका पहला पद प्रधान होता है। इस प्रक्रिया से बना समस्त पद भी अव्यय की भांति कार्य करता 30, है ना। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है ना। 24, कैसा, महात्मा, नहीं तो नील गगन, ऐसे शब्दों को पहला शब्द विशेषण यानी एडजेक्टिव है तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट हो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष यानी समास विग्रह करते समय समस्त पद से विग्रह वाक्य लिखते समय बीच में कारकों का उपयोग किया गया है, समझो, उसे 90, तत्पुरुष समास कहते हैं। राजकुमार, राजकुमार, ये समस्त पद है, से विग्रह करने से 23, राजा का कुमार हो जाएगा। मतलब यहाँ पर समस्त पद राजकुमार, विग्रह वाक्य राजा का कुमार। राजा का कुमार को हम समस्त पद में 35, लिखते समय क्या हो जाएगा, का लोप हो जाएगा, 5, राजकुमार लिखते। 50, राजभवन किसका भवन है,
राजा का भवन, है ना। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, देखिए ऐसा राजकुमार, राजकुमार, कुमार किसका है? राजा का कुमार है। तो यहाँ पर का है, जो का क्या है यहाँ पर? तत्पुरुष समास, मतलब कारक को कारक चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से का कारक चिन्ह है, विभक्ति सूचक चिन्ह है, విభక్తులు ఉన్నాయి కదా తెలుగులో, అలానే ఇక్కడ కూడా విభక్తి చిహ్నం ఉన్నట్టు ఇది. నెక్స్ట్ రాజ్ భవన్ ఉంది, राज भवन, भवन किसका है? राजा का भवन। मतलब क्या है, यहाँ पर भी का लोप होता है, मतलब ये समस्त पद है, ये भी समस्त पद है, ये समास विग्रह है ये दोनों। मतलब यहाँ पर क्या है, समास विग्रह से समस्त पद लिखते समय अगर कारकों का लोप हुआ तो उसे समास तत्पुरुष समास कहते हैं। या नहीं तो समस्त पद से विग्रह वाक्य लिखते समय बीच में कारकों का उपयोग किया गया है तो भी क्या है, वो तत्पुरुष समास है। इधर से इधर लिखे तो भी वही है। यस, सुनिए, यहाँ पर राजभवन, राजा का भवन, राजकुमार, राजा का कुमार, अगर विग्रह वाक्य से समस्त पद लिखते समय क्या हो जाएगा, का लोप हो जाता है, और बाद में हम विग्रह वाक्य लिखते समय कारकों का उपयोग किया जाता है ना, ये तो है। ओके ओके, हाँ सुनिए, यहाँ पर राजकुमार, राजा का कुमार, क्या कौन सा समास के अंतर्गत आ जाता है ये? तत्पुरुष समास के अंतर्गत, मतलब तत्पुरुष में कारकों का उपयोग होता है ना, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, यानी बीच में कारकों का, समस्त पद लिखते समय कारकों का लोप होता है అంటే ఇక్కడ ఉండదని అర్థం. विग्रह वाक्य लिखते समय कारकों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर भी राजकुमार समस्त पद, इसमें कारकों का लोप है। यहाँ पर राजा का कुमार, कारकों का उपयोग किया गया है। राजभवन, राजभवन में कारकों का उपयोग नहीं है, लोप हो गया है। यहाँ पर राजा का भवन, कारकों को उपयोग किया। उल्टा इधर से इधर भी ऐसा भी लिख सकते, अपन ऐसा पूछा समझो, समस्त पद लिखिए मतलब ये लिख सकते, हम समास विग्रह लिखिए मतलब ऐसा लिख सकते, है ना, तत्पुरुष हो गया। जब और क्या है, द्वंद्व समास भी है। हाँ, द्वंद्व समास, द्वंद्व यानी क्या है, दोनों पद प्रधान होता है, माँ बाप, माँ बाप, है ना, बीच में योजक रहता है, అంటే दोनों पद प्रधान है यहाँ पर। ద్వంద్వ అంటే రెండు రెండు పదాలు కూడా ఈక్వల్ అని అర్థం బిట, है ना। माँ बाप, भाई बहन, भाई बहन, बीच में योजक ఈ ఐఫన్ వస్తది అన్నట్టు, మధ్యలో డాష్, అంటే దీన్ని ఏమంటున్నాం, ऐसा लिखते समय, और ये समस्त पद है, ये क्या है, समस्त पद है, ये दो भी, ये भी समस्त पद है, ये भी समस्त पद है। विग्रह वाक्य कैसा रहता, बीच में माँ और बाप लिखते, है ना, भाई और बहन, आया समझ में। मतलब बीच में और का उपयोग किया गया, जब विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय क्या हुआ, यहाँ पर बीच में और को उपयोग किया गया है, और को उपयोग किया गया है। एंड అంటే योजक चिन्हों का उपयोग करने से वो कौन सा समास है, द्वंद्व समास। दिन रात, माँ बाप, आगे पीछे, दाएं बाएं, ये सब क्या है, जो विलोम शब्द जैसा रहता है, मतलब अपोजिट, इम्पोर्टेंस भी एक जैसा रहता है, दोनों पद प्रधान होता है, समस्त पद में दोनों पद, उपमान उपमेय या पहला पद दूसरा पद दोनों भी प्रधान हो तो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। और द्विगु समास है, द्विगु समास यानी पहला पद संख्यावाचक हो, यानी नंबर होता है ना, नवरात्रि, नवरात्रि, है ना,
ये पहला पद है, ये दूसरा पद है ना। नेक्स्ट, हाँ और एक बेटा, एक एक हो जाएगा। और चौरस्ता, चौरास्ता, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और नीलकंठ है समझो, नीलकंठ, सॉरी दशकंठ, दशकंठ है ना। दशकंठ 10 नंबर है, 9 भी नंबर है। ये नवरात्रि तो द्विगु में आ जाएगा, द्विगु समास है ना, द्विगु समास में है। ये भी चौरस्ता भी द्विगु समास। 4 राहों का समूह है ना, कैसा रहता, एक रोड एक रोड, इसे चौरस्ता कहते हैं है ना। नवरात्रि 9 रातों का समूह, 9 रातों का समूह, ऐसा रहता है। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, दशकंठ, सर 10 नंबर रहना, ये भी द्विगु समास है क्या, नहीं होता बेटा, यहाँ पर कंफ्यूजन है इसलिए मैं बताना चाहता हूँ फिर एक बार। दश कंठ पहला पद क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, मतलब क्या है, दशकंठ यानी क्या है, यहाँ पर दशानन या दशकंठ, 10 है कंठ जिसके, विग्रह करने से क्या है, 10 है कंठ जिसके, मतलब क्या है, यहाँ पर कौन है, अर्थात तीसरे पद की ओर संकेत करता है, అంటే మూడో పదాన్ని చూపిస్తది ఎవరు, रावण है ना। आया समझ में। अगर दशकंठ संख्या ही होता है, लेकिन संख्या को छोड़कर अगर तीसरे पद के दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत किया जा रहा है, दशकंठ, कंठ 10 है, कंठ यानी तला है ना। सर कितने हैं, 10 तलवाड़ एवरो रावणुडु, अर्थात इसलिए यहाँ पर हम द्विगु समास में नहीं ले सकते, इसे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत लिया जाता है। लास्ट वन क्या है, बहुव्रीहि समास, जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, वह बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे समस्त पद समास विग्रह, అంటే అర్థమైందా बेटा, कैसा, पहला पद और दूसरा पद రెండు ఉంటాయి కదా, समासिक शब्द में दोनों पद रहते हैं, पूर्व पद उत्तर पद, दोनों पद मिलकर और किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, वह बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे समस्त पद कैसा है, दशानन है ना, 10 आनंद दोनों शब्द है यहाँ पर। विग्रह समास विग्रह कैसा है, 10 है आनंद जिसके, अर्थात कौन है विग्रह वाक्य बे, रावण है ना। नीलकंठ, आप लोगों को सर अगर पहला पद विशेषण हो तो आप कर्मधारय समास पे बताए ना सर, एडजेक्टिव है तो यस, फिर भी क्या है, अगर तीसरे पद की ओर संकेत किया तो उसे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ही लिया जाता है। कैसा, नीलकंठ, नीला है, देखिए नील, एक नीला मतलब एक रंग है, सफेद घोड़ा, लाल लाल गाड़ी ऐसा है, लेकिन यहाँ पर नीलकंठ, नीलकंठ एक प्रत्येक भगवान का नाम है अपने पास, तीसरा अर्थ है उसका। नीलकंठ समास, समस्त पद यानी सामासिक शब्द अ, विग्रह करने से नीला है कंठ जिसके, अर्थात शिवजी, నీలకంఠుడని ఎవరికి పేరు, శివునికి పేరు, అంటే మూడో అర్థం వచ్చింది, అంటే శివుని గురించి చెప్పేటప్పుడు వాడుతున్నాం కాబట్టి शिव जी के बारे में बताते समय यह शब्द उपयोग किया जा रहा है, इसीलिए यह शब्द कौन से समास के अंतर्गत आ जाता है, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आ जाता है। आइए नेक्स्ट, लंबोदर, लंबा है उधर जिसके, बड़ा पेट वाला भगवानों में कौन है, केवल गणेश जी ही है। अरे लंबा, ये तो विशेषण है सर, ये भी कर्मधारय के अंतर्गत ले सकते हैं क्या, नहीं बेटा, ये भी क्या है, गणेश, मतलब लंबा है उधर जिसके, उधर यानी स्टमक बेटा, है ना, उधर यानी क्या है, स्टमक, शब्द तीसरे अर्थ की ओर संकेत किया जाता है, लंबा गणेश है, मतलब समझ में आया ना। बहुव्रीहि समाज, कर्मधारय समाज, द्विगु समाज, तीनों में थोड़ा
अगर पहला पद विधावाचक हो तो वो क्या है? द्विगु समास। अगर पहला पद विशेषण है, विशेष विशेषण है तो कर्मधारय। लेकिन व्हाट हैपेंड बेटा, मन सुनाई नहीं दे रहा है क्या? थोड़ा क्या होता है मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम से ऐसा हो जाएगा। मैं वीडियो भेजूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आप लोग उसे सुन सकते हैं। जहां तक हो सके बाद तक कि आप बाद में मैं इसे वीडियो को अपलोड करके अपने इसे भेजेंगे व्हाट्सएप, ओके ना? नो प्रॉब्लम बेटा, डोंट स्क्रीनशॉट लीजिए चाहे, है ना? हाँ। समाज, समाज कितने प्रकार के होते हैं? समाज 6 प्रकार के। और समाज, सारे समाज, है ना? है ना बेटा? वीडियो में देख सकते, कोई बात। हाँ, 6 प्रकार के होते हैं। पहले अव्ययी भाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास, छठवा बहुव्रीहि समास। है ना? नेक्स्ट हम, ये हो गया अपना पार्ट मेरा जीवन में। नेक्स्ट कवयित्री। एक बार मेरा जीवन में कविता का सारांश मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। समास, सॉरी, क्या है इसका एक एक स्टैंजा का अर्थ मैं समझाऊंगा। पहले कवयित्री कौन है? इस कविता के कवि नहीं है, यहाँ पर कवयित्री है। मतलब कौन है इसके कवयित्री? श्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में विशेष स्थान रखी है। इनका जन्म सन 1904 में 1904 में हुआ। इनकी प्रमुख दो काव्य रचनाएं मुकुल और त्रिधारा हैं तथा 3 कहानी संग्रह बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे है। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयतावादी देशभक्ति परक मूल्य कूट कूट कर भरे हुए हैं। कूट कूट यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से पुनरुक्त शब्द है। सीधे साधे, बस फोर्थ लाइन में सीधे साधे, ये तो युग्म शब्द है। झांसी की रानी जैसी ओजस्वी कविता, ओजस्वी यानी प्रभावशाली, लोगों को मोटिवेट करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम के समय इन्होंने लिखी गई है इनके द्वारा ये कविता। लेकिन झांसी की रानी कविता भी प्रथम भाषा हिंदी में 6वीं कक्षा में है। खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी है, ऐसा उसके बारे में है। जो लड़ाई करके युद्ध में वीरगति प्राप्त करती है, उनके द्वारा लोगों में जागरूकता लाने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के प्रति मोटिवेट करने के लिए, एकत्रित करने के लिए उन्होंने बहुत सारे कविताएं लिख चुकी हैं। इस ओजस्वी कविता लिखने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में यानी रिस्पेक्ट के लिए भारतीय डाक सेवा ने उनके चित्र वाला डाक स्टैंप जारी किया। उन्होंने लेटर रास्ता ले बेटा, अगर पत्र पत्रिकाएं लिखे तो उसके ऊपर स्टैंप के रूप में इनके जारी किया गया है। इनका निधन यानी मौत मृत्यु सन 1948 में हुआ, 1948 में हुआ। एक एक स्टैंजा का सारांश आप अब सुन सकते, है ना? ऐसे लिख सकते, थोड़ा विषय कट करके सारांश लिखते समय कवि परिचय ऐसा लिख सकते, उनका जन्म कब हुआ, उनकी रचनाएं, उनके सम्मानित क्या, किसे कैसा किया गया, और इसका निधन बाद में क्या, एक एक कि अपने पूरे जीवन में मैंने हंसना ही सीखा है, हंसना ही सीखा है। ओके बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा गड़बड़ है तो आप लोगों के पास ऐसा आ जाएगा। मैं भेजूंगा आप लोगों को रिकॉर्डिंग, जहां तक हो सके वहां तक, है ना? हाँ। पहला स्टैंजा का अर्थ क्या है देखिए, हमने क्या है पूरा जीवन में मैंने तो हंसना ही सीखा है। मतलब क्या है, सुबह जीवन में क्या करना है, सुबह जीवन बिताए हम। रोना या दुखी होना मैं नहीं चाहती, रोना नहीं चाहता मेरे, मैं नहीं चाहता, सुखरूप ही सोना ही
वर्षा करता था। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि मैं सदा प्रसन्न रहती हूँ, जैसे कि पीड़ा कैसे होती है मैं नहीं, तब बाधा दुख क्या होता है मैं नहीं जानती। मेरे गाय का सब वाले को कितना ही सोचने का दुख होने का होता है, अच्छा लगता है। यहाँ पर ये आज तो आजकल के बच्चों को पार करना है, कुछ कहते जग है असार सुनाती हो, मुझको सुख सार दिखाता, मेरी आंखों के आगे सुख का सागर लहराता, उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में, उल्लास विजय का हंसता मेरे मतवाले मन से। देखिए, मैं सुनाती हूँ यह जग तो कैसा है, एक सारहीन है, बेकार है, असार, असार, सार मतलब सारा रहित, असार यानी अपोजिट वर्ड उसका क्या है, सारहीन है, बेकार है ना। मुझको सुकुसार दिखाता, मतलब सारहीन है, मुझे ऐसा दिखता है, लेकिन वह तो मुझे सुकुसार ही दिखता है। हाँ, मुझको दिखता कैसा, सुकुसार, उसमें कुछ है बोल के मुझे दिखाई देता है। हम्म, मानो मुझे सुख पहुंचने वाला ही है। मेरी आंखों के सामने हमेशा सुख रूपी सुख समुद्र लहराता ही रहा, है ना। मेरे आंखों के आगे सुख का सागर लहराता, मतलब मुझे आंख, मेरी आंखों के सामने हमेशा सुख रूपी समुद्र, समुद्र मतलब उसका अंत नहीं दिखाई देता है हमें, लेकिन मुझे तो सुख रूपी समुद्र ही दिखाई देता है ना। उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में सदा ऑलवेज हैप्पी और उमंग रहती है, वही ही रहता है। उल्लास विजय का हंसता मेरे मतवाले मन से, मेरे दिल तो कैसा हमेशा, मत वाले मतलब क्या है, जो ఇంటాక్సినేటెడ్ बोलते ना, है ना, वो मतलब మత్తెక్కిన, బాగా మత్తులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళలాగా కాకుండా विजय की खुशी में हंसता रहा, मानो मेरा दिल विजय की उल्लास से नाच उठा। मतलब क्या है, मेरे मन में कभी उत्साह ही रहता, यस मैं ये कर सकता हूँ, ज्यादा चिंता नहीं करती हूँ मैं, बोल के कवयित्री ने यहाँ पर दूसरे स्टैंजा में बताई गई है। नेक्स्ट, आशा आलोकित करती मेरे जीवन को प्रतिक्षण, हर है स्वर्ण सुत से विलयित मेरी असफलता के दिन, सुख भरे सुनहरे बादल रहते हैं मुझको घेरे, विश्वास प्रेम साहस है जीवन के साथी मेरे, है ना बेटा। आशा आलोकित करती मेरे जीवन को प्रतिक्षण, मतलब क्या है, मानव जीवन में आशा का महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है ना। इसे इसके लिए तो हम जीतते हैं, बिना आशा के लिए इंसान नहीं है, आशाजीवी है इंसान, क्योंकि आशा ही सुखमय जीवन का प्रथम सोपान है। सोपान यानी कैसे हैं, कुछ काम करने के लिए सीढ़ियां बनाते ना, बिल्डिंग चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं, जिंदगी में सक्सेस होने के लिए भी कुछ सीढ़ियां बनाते, वही सोपान है। मतलब सुखमय जीवन बिताने के लिए प्रथम सोपान क्या है, आशा है। आशा ही मानव को लक्ष्य साधन की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है ना। कैसा रहता है वो, हम सक्सेस होने के लिए आशा है, तो ये आशा के लिए हम कुछ भी कर सकता है ना। नेक्स्ट, ऐसे प्रभावशाली आशा मेरे जीवन को हर पल प्रकाशित करती रहती है ना। प्रकाशित करना यानी रोशनी देने वाली है, हर दिन नेगेटिव नहीं सोचती उन्होंने, पॉजिटिव ही सोचती है। यस, हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, है स्वर्ण सूत्र से विलयित मेरी असफलता के धन। यहाँ पर असफलता यानी क्या है, असफलता में अ उपसर्ग है, ता प्रत्यय है, एक ही शब्द में दो हम ले सकते हैं, उपसर्ग प्रत्यय, प्रीफिक्स, सफिक्स। असफलता में आ प्रीफिक्स है यानी उपसर्ग है, यानी ता है, असफलता में सफिक्स ता है ना। असफलता रूपी संपत्ति सुनहरे धागे से घिरी हुई है, गोल्डन थ्रेड से, मतलब स्वर्ण सूत्र से विलय
मेरी असफलता के दिन गोल्डन उसमें है, ओके ना। नेक्स्ट, धागे में बांधे हुए हैं, अर्थ है कि असफलता मुझ पर कभी प्रभाव डाल नहीं सकी। मतलब उन्होंने स्वीकार कैसे कर ली, मतलब उसे भी, असफलता को भी हंसते हंसते पार करती थी उन्होंने। हम्म, मेरे चारों ओर सुख भरे सुनहरे बादल रहते हैं मुझको घेरे। मतलब मेरे चारों ओर से मेरे मतलब दिल में पूरा सुख रूपी सुनहरे बादल ही छाए रहते हैं। यहाँ पर तुलना करके बताई गई है कवयित्री ने। मतलब क्या है यहाँ पर, ऐसे है, चारों ओर सोना जैसा ही है, मतलब इंसान खुशी रहता है। मेरे चारों ओर भी ऐसे ही घेर कर रहते हैं, जैसे सोने जैसे बादल घेर कर है मेरे चारों ओर छाए हुए हैं। जैसे अपने आज बारिश हो रहा है, चारों ओर क्या घेरे हुए हैं, अपने चारों ओर बादल है, वैसे ही कवयित्री के चारों ओर बादल के जैसा है, सुनहरे बादल छाए हुए हैं, है ना। नेक्स्ट, विश्वास प्रेम साहस है जीवन के साथी मेरे, है ना। इनके मित्र कौन है, सक्सेस होने के लिए उनके दोस्त कौन बन गया, है ना। क्योंकि सुख के साथी भरोसा प्यार धीरज मेरे जीवन के साथ रहे। मतलब विश्वास भरोसा प्रेम यानी प्यार साहस यानी हिम्मत, ये तीनों के साथ उनके साथ ही रहने के कारण ही उन्होंने अपने जिंदगी में सक्सेस हो चुकी है कवयित्री ने। समझ में आया बेटा सबको? यस, चार्ट बॉक्स में बता सकते हैं अपने कुछ डाउट शंकाएं हैं तो आप लोग बता सकते हैं। यस, कुछ डाउट है, एनीबॉडी एल्स? हाँ, इस आसार पढ़ के अपने शब्दों में लिख सकते बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके ना। और एक बार, अगर कोई अपना अटेंडेंस नहीं दिया समझो, रूल नंबर नाम रूल नंबर 2 लिख के भेज सकते चार्ट बॉक्स में। अटेंडेंस जरूरी है बेटा, आप 9th क्लास हो के लिए तो पक्का जरूरी है, अटेंडेंस जरूरी भेजने का है आप लोग चार्ट बॉक्स में। अगर कोई भूल चुका है समझो, आप अपने नाम के साथ अपने रोल नंबर भी लिखना जरूरी है। इफ यू आर रिटर्न ऑलरेडी, डोंट वरी। ओके, समझ में आया सभी लोगों को? यस। हाँ बेटा, एक बार मैंने आप लोगों को क्लास वर्क फर्स्ट से भेजूंगा, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। कैसा लिखना क्या लिखना बताएंगे आप लोगों को। ये तो पूरा टेक्स्ट बुक रीडिंग करना जरूरी है बेटा, पाठ्य पुस्तक पढ़ना, क्योंकि हमें एग्जाम परीक्षाओं में पठित पद्य अपठित पद्य पठित गद्य अपठित गद्य रहता है। इसके लिए 20 अंक रहता है, अपने आंखों के सामने ही उत्तर रहता है। लेकिन अगर पढ़ाई नहीं आए तो पढ़ना नहीं सके तो